हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमारा 6th लेसन चल रहा था और 6th लेसन में हमने किरचॉफ के दो महत्वपूर्ण नियम पढ़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। अगर विद्युत सर्किट काफी जटिल है, उसमें बहुत सारी शाखाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हमें प्रतिरोध, विभवांतर, धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ के नियम को अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था। मैं ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ, आप इसको पहले समझ चुके हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम वो क्या कहलाता है? धारा नियम या संधि नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम या संधि नियम। ये क्या कहता है कि यदि किसी संधि पर, संधि इसमें तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? संधि। तो ये संधि है, इसमें ये धारा आ रही है, ये धारा जा रही है और ये धारा भी निकल रही है। अगर इसका मान 5 एम्पियर है, इसका 2 एम्पियर है, तो इसका क्या होगा? 3 एम्पियर होगा। यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की तरफ आने वाली धाराओं को हम धनात्मक और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक कहते हैं। तो सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। ये इसका प्रथम नियम था, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा नियम या संधि नियम के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ होता है। दूसरा, ये किस भौतिक संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस भौतिक संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्योंकि आवेश फ्लो कर रहा तो ही करंट बहेगी, तो पर सेकंड जितना आवेश यहाँ पर एंटर करेगा, इस संधि पर आएगा, उतना ही आवेश पर सेकंड इस संधि से जाएगा। इसलिए आवेश संरक्षण पर आधारित है। देखिए दूसरा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था? वोल्टा का नियम या लूप नियम। लूप का, वोल्टा का नियम या लूप। लूप का मतलब एक बंद पाथ होता है, एक बंद पाथ होता है। उस बंद पाथ के अंदर सपोज ये देखिए, और यहां पर हमने एक लगा लिया, इस प्रकार का मानिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2 है, और इसका विद्युत भाग बनी है, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये A B C D एक लूप बन गया, ये लूप बन गया। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है किसी बंद पाथ के लिए, यानी पूरा परिपथ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। A B C D A ये एक बंद पाथ हो गया। किसी बंद पाथ के लिए निश्चित दिशा में चलते हुए, दिशा कोई सी भी हो, चाहे आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी बंद पाथ में निश्चित दिशा में चलते हुए धारा का प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, धारा अगर इसमें धारा आई है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, तो धारा आई करंट रेजिस्टेंस R के प्रतिरोध का बीजीय योग, बीजगणितीय योग, उस बंद पाथ में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या इसको हम लिखेंगे सिग्मा B इक्वल्स टू 0, यानी वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा, इसमें ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, चिन्ह परिपाटी काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो क्या है कि आप प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में करंट फ्लो हो रहा है, प्रतिरोध R है, इसमें करंट इधर I जा रहा है, करंट इधर I जा रहा है। तो यदि आपके लूप की चलने की दिशा, आपने लूप को क्लॉकवाइज लिया या एंटी क्लॉकवाइज लिया, वो लूप के चलने की दिशा है, अगर वो दिशा धारा की दिशा में है, यही धारा की दिशा और यही आपके लूप की दिशा है, तो यहां पर IR का गुणनफल नेगेटिव आएगा, यानी माइनस IR, माइनस IR। IR का गुणनफल यहां पर नेगेटिव आने वाला है, इस चीज को ध्यान रखें।
क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और जब हायर से लोअर की तरफ जा रहा तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और आई आर क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज, तो माइनस आई आर डिक्रीज होगी। दूसरा, यदि करंट की डायरेक्शन इधर है और आप करंट के विपरीत जा रहे हैं, आप करंट के जिस करंट की दिशा के आपने विपरीत दिशा में लूप को चूज किया है, तो आई आपका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो आई आपका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला। क्यों? क्योंकि आपके चलने की जो दिशा है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, लेकिन आपने जो लूप चूज किया है उसमें आपके चलने की जो दिशा होगी, लूप में चलने की दिशा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, इसलिए पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है आपके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस आई आ रहा है। आगे विद्युत वाहक बल की बात करें, बड़ा सिंपल, विद्युत वाहक बल के लिए बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव, आपके लूप के चलने की दिशा में यदि बैटरी का अंतिम टर्मिनल नेगेटिव है, आपके चलने की दिशा में यदि बैटरी का अंतिम टर्मिनल नेगेटिव है, तो आप ई को, विद्युत वाहक बल को नेगेटिव लेंगे। यहां पर ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो बैटरी का अंतिम टर्मिनल क्या आ रहा, नेगेटिव, ऋणात्मक, तो ई क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाए, आप इस दिशा में जा रहे हैं, आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो बैटरी का अंतिम टर्मिनल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आई आर का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैटरी का अंतिम टर्मिनल नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गए, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। यहाँ पर आप क्या हो रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गए, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल डिक्रीज तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही आई आर का गुणनफल, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है नेगेटिव, और आई आर का गुणनफल पॉजिटिव, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सीधा सा सिंपल सा है। दूसरा एक चीज मैंने इसमें लिखाना भूल गया कि ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि ये है क्या, विद्युत वाहक बल क्या, ऊर्जा, सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा, और ऊर्जा भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ये भी कंजर्व्ड है, ये भी संरक्षित है। तो द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख लेना है, नोट करके, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये आप इसके अंदर, जैसे ये आवेश संरक्षण पर आधारित है प्रथम नियम, क्योंकि इसके अंदर आवेश फ्लो हो रहे हैं, तो आवेश की फ्लो से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये शेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, तो टोटल ऊर्जा यहाँ पर क्या करेगी, कंजर्व रहेगी, इसलिए ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये चीज हम पढ़ चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा। अब हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पर रहने वाला है। इस पर किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। और ध्यान रखें, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। वैसे सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। किसी संधि पर, पहला किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, सिग्मा इक्वल्स टू 0। दूसरा, किसी बंद लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। सिंपल सा, ओके। तो हम करते हैं न्यूमेरिकल, आपकी बुक का न्यूमेरिकल ले रहा हूं।
न्यूमेरिकल नंबर है 6.1, एग्जाम्पल नंबर सिंपल सा आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कैसे दिया हुआ इस प्रकार का। तो यहां पर दिया हुआ 1.5, ये पॉइंट ए है, और यहां पर दिया 3 एम्पियर। ये अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करें। अक्ष क्या है, यहां पर 1 एम्पियर है, ये बी है, यहां पर वाई है, ये सी है, ये 0.25 एम्पियर है, एंड ये आई है। तो इसमें बात को बताना है परिपथ में विद्युत धारा आई का मान क्या है। परिपथ में विद्युत धारा आई का मान क्या है। ठीक चलते, संधि एक बनी हुई है, ये एक संधि आपकी, ये दूसरी संधि है, और ये तीसरी संधि है। ठीक है, तो संधि ए पर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। संधि ए पर हमने क्या पढ़ा है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो अंदर जाने वाली एक किधर जा रही है, ये संधि के अंदर प्रवेश करने वाली धारा को धनात्मक और संधि से बाहर जाने वाली धारा को ऋणात्मक। ये संधि के अंदर प्रवेश कर रही है, ये संधि से बाहर जा रही है, ये संधि से बाहर जा रही है, यानी अंदर जाने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 = 1.5 प्लस x। क्लियर समझ में है, ये अंदर जाने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आएगा, 3 - 1.5 = 1.5 एम्पियर। x की वैल्यू कितनी आई, 1.5 एम्पियर। क्लियर हुई, ये आपका 1.5 एम्पियर हो गया। अब संधि बी पर चलते, संधि बी पर चलते। संधि बी पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का। इस पर x अंदर प्रवेश कर रहा और ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 + y, 1 + y, ये भी बाहर जा रही है और ये भी बाहर जा रही है। x की वैल्यू निकालें 1.5 इक्वल्स टू 1 + y, और यहां से y इक्वल्स टू क्या आएगा, 1.5 - 1 इक्वल्स टू 0.5, यानी y इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं, y इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। अब बात करते हैं संधि सी पर। संधि सी पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इस संधि सी पर देखिए, ये y धारा अंदर एंटर कर रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, y बराबर 0.25 प्लस i। y की वैल्यू कितनी है, हमें निकाली 0.5, तो 0.5 इक्वल्स टू 0.25 प्लस i। यहाँ i बराबर 0.5 माइनस 0.25, तो कितना आएगा, इसमें से निकाल कर कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5/3 0.25 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा था। किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई किया और हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संधि जहां बढ़ रही है वहां पर संधि नियम अप्लाई कीजिए, उसके अंदर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आएगा और बड़ा सिंपल सा आएगा, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं।
उनको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने से हमें पता चलता है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.2 एग्जाम्पल नंबर, और क्वेश्चन मैं यहां बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन यहां पर है इस प्रकार से, इस प्रकार का एक आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस प्रकार का एक सर्किट आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये 14 वोल्ट का है, ये 4 ओम का है, ये प्रतिरोध 4 ओम का है, ये 10 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का है। ओके, ये चीज क्लियर होगी। यानी इसके अंदर प्रत्येक शाखा में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक शाखा में बहने वाली विद्युत धारा का मान इसमें ज्ञात करना है। इसको हम नामांकित कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब ध्यान रखना, जो बैटरी जुड़ी है उससे हम धारा निकालेंगे। ये 14 वोल्ट की है और ये 10 वोल्ट की, जो बड़ी बैटरी है, मैन धारा बड़ी बैटरी से ये ध्यान रखना कि जो बड़ी बैटरी होगी मुख्य धारा उसी से निकलेगी, तो इससे हम धारा I1 निकाल देंगे। ये धारा क्या होगी? I1। इस धारा को हमने I1 नाम दिया। ये धारा इसके अंदर एंटर होगी, इसमें से जाएगी। अब जैसे ही यहां पहुंचेगी, इस धारा का कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा। इधर जो धारा है उसको हम I2 ले लेते हैं, इसके अंदर I2, और यहां जा रही वो कितनी होगी? I3 होगी, तो ये I3। ठीक, अब वापस धारा का जितना इसमें से गया उतना इसमें से निकलेगा। इतना इसमें आ रहा तो इधर से इतना ही जाएगा, और ये कितना जा रहा? I2 इधर जाएगा, और I3 इधर से जा रहा, ये I3 और I2 मिलकर फिर क्या हो जाएगा? I, फिर धारा इसमें से I जाएगी। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हमने इसको नामांकित कर दिया है। अब इसका लूप बनाते हैं, स्विच ऑफ का नियम लगाएंगे। देखिए लूप देखिए, पहला बंद लूप, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, और डी से ए में। ये आप ध्यान रखेंगे। लूप इस प्रकार से बनाएंगे कि परिपथ बंद होना चाहिए। परिपथ आपका क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो हमने लूप ये बना दिया, ये लूप बना लिया है क्लॉकवाइज। ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, सी से डी की तरफ गए, और डी से ए की तरफ आ गए, तो लूप कंप्लीट हो गया, बंद परिपथ कंप्लीट हो गया। तो ए बी सी डी ई में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करो। वोल्टाओं का बीजगणित योग शून्य, सिग्मा V = 0 वाला अप्लाई करेंगे, वोल्टाओं का बीजगणित योग शून्य। तो चलिए ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ध्यान रखना, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो इस शाखा में केवल बैटरी लगी हुई है, और बैटरी का अंतिम सिरा क्या है? टर्मिनल नेगेटिव। तो मैंने बताया बैटरी का अंतिम टर्मिनल नेगेटिव, तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव, तो E नेगेटिव आएगा। E का मतलब क्या है? 14 वोल्ट, कितना? नेगेटिव, तो माइनस का 14। समझ में आ गया? माइनस का 14, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव आ रहा है। इस शाखा में कुछ नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं। फिर C से D की तरफ आए तो प्रतिरोध आ गया, इसमें धारा क्या आ रही है? I2। हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल है I आर्गुमेंट में पॉजिटिव, तो I2 × 6 पॉजिटिव, क्या जाएगा? I2 × 6। ठीक है, आगे से बैटरी फिर आ गई, फिर बैटरी का अंतिम टर्मिनल क्या आ गया? नेगेटिव। बैटरी का अंतिम टर्मिनल क्या है? नेगेटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, तो हम E को नेगेटिव लेंगे, कितना? 10, तो -10।
आगे डी से ए की तरफ रेजिस्टेंस है, डी से ए की तरफ। यहां पर हम धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, धारा नीचे की तरफ, हम उसके ऊपर की तरफ, तो आई आर गुणनफल पॉजिटिव, तो कितना आएगा प्लस I1 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी है, इक्वेशन आपकी समझ में आनी चाहिए, ये इक्वेशन जो बनी है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। या इसको सिंप्लीफाई करो, या इसको खुद से सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 6i2 ये हो गया माइनस 6i2 प्लस 4i1, ये 10 और 14 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ये 14 और 10 24 उधर जाएगा 0 की तरफ लेकर प्लस का 24। इसके अंदर भाग लग रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ इसका किससे जाएगा, कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 3i2 प्लस 2 i2 नहीं 10 4i1, इसको i1 लिखो, तो 3i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देख लेना कहीं गलती ना हो, क्योंकि इक्वेशन बनाना है उसको सोल्व आउट करना, ये हमारा काम। किरचॉफ का नियम इक्वेशन देगा, ऐसे दूसरा इसमें भी नजर है, इसमें भी ये लूप बना लेना। तो देखिए लूप कौन सा दिया, कैसे बनाओ आपकी इच्छा है, क्लॉकवाइज बनाओ एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या ले रहे हैं, डी से चल रहा हूं, डी से किसकी तरफ जा रहा हूं, सी की तरफ, तो डी से सी, सी से एफ, एफ से ई और ई से डी। इसके अंदर किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे। अब देखिए डी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो पहले बैटरी आ रही है और बैटरी का अंतिम टर्मिनल कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, तो विद्युत वाहक को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो 10 वोल्ट प्लस का 10 वोल्ट क्या जाएगा, प्लस का 10 वोल्ट। यहां पर माइनस का आ रहा था क्योंकि बैटरी का अंतिम टर्मिनल नेगेटिव आ रहा था, जिस दिशा में जा रहे थे, इसमें हम पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए विद्युत इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा के साथ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, धारा की दिशा में आई आर का गुणनफल नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस i2 6i2 माइनस 6i2 में 4 कैसे 4 लिखिए, हाँ ठीक है 6 आ रहा है, 6 है i2 अब नीचे की तरफ आए, सी से एफ में कुछ नहीं है, फिर एफ से ई में जाइए, एफ से ई में प्रतिरोध के विपरीत जा रहे हैं, और प्रतिरोध के विपरीत आई आर गुणनफल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और क्या आया i3, तो i3 आ रहा है कितना 2 ओम i3, और इसमें और कुछ नहीं है तो 0। क्लियर होगा, आया समझ। इसका पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव टर्मिनल लिया, धारा की दिशा में ये गुणनफल नेगेटिव आया, इसको हमने नेगेटिव लिया, धारा की विपरीत दिशा में आया, इसको हमने पॉजिटिव लिया, और इस शाखा में कुछ दिए, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ 2i3 को पहले लिख रहा हूं, 2i3 माइनस 6i2 इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक, माइनस का 10, इसको वोल्ट लगने की जरूरत नहीं, माइनस के नहीं रहती, उधर जाएगा माइनस का 10, या 2 से हो रहा है तो 2 से कर लो, i3 माइनस 3i2 इक्वल्स टू माइनस का 5, इसलिए इक्वेशन नंबर 2, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए। इन 2 इक्वेशन से हमें i1 i2 और i3 का मान जाता है। अब ध्यान दीजिए i1 वाला इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, काम बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, i2 i1 और i3 आ रहा है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 3 अननोन राशि में 3 इक्वेशन हमें चाहिए। अब देखिए संधि जहां मिल रही है, ये संधि डी पर एक और अप्लाई करें, संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम अप्लाई करो।
प्रथम नियम क्या कहता है, समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य, या आने वाली धाराओं का योग, बाहर जाने वाली धाराओं का योग। आने वाली धारा I1, जाने वाली धारा I2 और I3, तो हमारे पास आएगा I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें से I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I3 की वैल्यू निकाल कर इसमें रखते हैं तो हमारा समीकरण ये I1 और I2 में आ जाएगा, या I3 बराबर आएगा I1 माइनस I1 माइनस I2। अब देखिए I3 का मान, अब इक्वेशन आगे हम सोल्व करना वो आपको आना चाहिए। I3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, I3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, I3 की जगह पुट करेंगे I1 माइनस I2 की हार कीजिए तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 माइनस 3 I2 इक्वल्स टू माइनस का 5, इक्वल्स टू माइनस का 5। अब यहाँ I1 I2 और ये I2 माइनस और 4 हो गया तो माइनस का 4I2 इक्वल्स टू माइनस का 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करो, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से। इधर है 3I2 2I1 और यहां पर I2। इसको हम क्या करें, 2 से गुणा करके और घटा दें इसमें से, कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 कैंसिल आउट होगा, मुझे एक को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो हम इक्वेशन में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, या 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, वैसे 2 से गुणा हो रहा था नहीं हो रहा, तो 2 I1, हाँ 2 देखते जाइए, 2I1 माइनस 8 I2 equals to minus 10. This is equation number 5. Equation 4 यहाँ रखो, 1 3I2, इसको मैं लिखता हूँ 3I2 2I1 प्लस का इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन में माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे घटाने पर, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस 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 का 11I2, माइनस का 11I2 इक्वल्स टू ये माइनस का, और माइनस का क्या आएगा 22, माइनस का 22, या माइनस से माइनस कट जाएगा, I2 इक्वल्स टू 22/11 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो I2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 एम्पियर, ये हमें जानना है। दिस इज द एक रीजन, ये हमारा एक रीजन आ गया I2 की वैल्यू। तो ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, इक्वेशन की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। शेष 2 का भी निकालो, I2 की आ गई तो I1 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां समीकरण 5 में रख दीजिए। I2 का मान समीकरण 5 में रखेंगे, 5 में समीकरण 5 में रखा I2 की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, I1 माइनस 8 आ जाएगा, तो 2 वैल्यू है, 4 × 2 8 इक्वल्स टू माइनस का 5, या I1 इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 8, तो I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई, ये I1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I3 की। I3 यहां पर बैठा, I3 बराबर क्या है, I3 बराबर क्या है, I1 माइनस I2, तो I1 कितना था, 2 एम्पियर, माइनस
आई टू कितना है 3 एम्पियर, तो कितना आ गया आई टू -1 एम्पियर। गलती हो तो देख लेना। तो हाँ -1 एम्पियर, I1 I2 -1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। तो ये I1 तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 कितना 3, मैंने उल्टा लिख दिया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस 1। तो दिस इज द आंसर। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, क्या आई? I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर और I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बड़ा आसान से। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये मैं यहां लिख देता हूं कि I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर आया, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर आया और I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर आया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब ध्यान दीजिए, आपकी जो बुक है उसका सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें नेगेटिव आ रहा है, उसमें नेगेटिव आ रहे से घबराने का आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव अगर आंसर I1 I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका अर्थ होगा कि आपने जो डायरेक्शन ली थी धारा की वो उसकी उल्टी है, एक्चुअली उसकी उल्टी है। अगर मेरे पास I3 नेगेटिव आता तो इसका मतलब I3 धारा इधर नहीं जाती, इधर होती, ठीक है। लेकिन I3 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने सही डायरेक्शन ली है, हमने सही डायरेक्शन ली है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप डायरेक्शन किधर भी लो। अगर डायरेक्शन आप लेते हैं तो धारा का मान नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब यह है कि धारा आपने जो ली है उसके विपरीत जा रही है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और इक्वेशन आप किरचॉफ के नियम से बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बड़े समस्या बना सकते हैं। ओके, तो हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी हर चीज समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किरचॉफ का नियम है, दोनों नियम बड़े इजी हैं और आप उनको अच्छे से समझ के, कैसा भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ हो, कैसा भी दिया हो, उसके अंदर आप धारा और प्रतिरोध जो भी आपको पूछा जाए उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ है, कॉन्सेप्ट को माइंड में चलाना। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल तो कई करेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास, इसको हम करते हैं। एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास इस प्रकार का। ये इस प्रकार का सर्किट आपको दिया हुआ है। ये बैटरी यहाँ पर 5 वोल्ट की है, यहाँ पर 2 ओम का है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, और यहाँ पर ये 1 ओम का है, और ये 10 ओम का, यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें से प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना, सेम वही है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना। नामांकन कर देते हैं A B C D E F। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक शाखा में धारा का, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करो।
प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात हो। अब देखिए 5 वोल्ट के लिए कितनी है 2 वोल्ट की, इसका अर्थ ये हुआ कि मेन करंट इस 5 वोल्ट से, तो 5 वोल्ट से जाएगी इधर जाएगी, ठीक है। इस धारा को हम कर देते हैं I, इस धारा को मैं I मान लेता हूं, छोटा कर देता हूं, ये धारा क्या है I। अब ये धारा जैसे जाएगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक इधर और दूसरी इधर। इस वाली शाखा में जो धारा जा रही है इसको हम कह देते हैं ये I1 है, और इस वाली शाखा में धारा जा रही है इसको हम क्या मान लेते हैं I2 की धारा I2। जितनी जाएगी उतनी निकलेगी, तो इधर से धारा कौन सी निकलेगी I2, इधर से धारा कौन सी आ रही है I1, और ये मिलकर क्या बन रही है I। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब 2 लूप बन रहे हैं, 2 लूप ना, एक लूप यहाँ बनेगा दूसरा लूप यहाँ बनेगा, और सेम जो पहले क्या था सेम वैसा का वैसे हमारा आने वाला है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन लूप में चलते हैं। लूप में पहला लूप क्या है, ए से चलेंगे, ए से बी की तरफ, बी से ई की तरफ, ई से एफ की तरफ, और एफ से ए की तरफ। तो लूप ए से बी गए, ए से बी गए, बी से ई आए, ई से एफ आया, एफ से ए। किरचॉफ का नियम सेकंड नियम अप्लाई कर दीजिए, और सेकंड नियम क्या कहता है कि ए बी में कोई कंपोनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बी से हम इधर आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, धारा इसी दिशा में जा रही है, हमारे लूप की डायरेक्शन भी हमारी यही है, दोनों सेम दिशा में। आई आर का गुणनफल नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, हम भी हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज यानी नेगेटिव। तो माइनस I1 और 10 वोल्ट, माइनस 10 लिखता हूं, माइनस है 10 I1। चलिए ई से एफ में कोई कंपोनेंट नहीं है, एफ से ए की तरफ जा रहे हैं तो पहले रेजिस्टेंस आ रहा है, और करंट रेजिस्टेंस के विपरीत नहीं, हमारे डायरेक्शन में इधर आपकी आई आ गई, ठीक। करंट है उसी दिशा में जिस दिशा में हमारा लूप है, तो आई आ गया नेगेटिव, तो -2 आई, माइनस है 2 आई। बैटरी का कौन सा टर्मिनल अंत में कौन सा आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव, विद्युत वाहक क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हुआ। या समीकरण आपका आना चाहिए, या इसको लिखे माइनस 10 I1 माइनस 2 I इक्वल्स टू माइनस का 5, या माइनस चला जाएगा, 10 I1 प्लस 2 I इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। इस प्रकार से आप बनाएंगे। दूसरा लूप में से लूप दूसरा बनाओ, दूसरा बी सी वाला लूप बनाओ, तो दूसरा कौन सा आएगा बी से सी जाओ, ये लूप हमारा ये चला था, इसको भी हम यूज चला रहे हैं, तो बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी, ये लूप बनेगा। तो क्या बन रहा है बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, और ई से बी, ये लूप बन गया। तो बी से सी में कोई कंपोनेंट नहीं, छोड़ दीजिए। सी से आते तो पहले बैटरी आ रही है, बैटरी का अंतिम टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है, तो विद्युत वाहक पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया +2। फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई आ रहा है नेगेटिव आएगा, तो माइनस 1 है 1 into I2 यानी I2, 1 into I2 यानी I2, इसमें कुछ नहीं है। अब यहां जाइए इस वाले में, अब आप करंट के अगेंस्ट से जा रहे हैं, यानी कि आपके जाने की दिशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो आया पॉजिटिव, तो क्या आएगा +10 I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां देखिए -I2 +10 I1 इक्वल्स टू -2, ठीक। अब ये इसको देखिए
ये समीकरण आपका नंबर हो गया 2। अब एक तीसरा समीकरण और ढूंढना है, तीसरा समीकरण और ढूंढना है। संधि, संधि कहां बन रही है? बी, संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम और अप्लाई करेंगे। तो संधि बी पर, और संधि बी पर करंट आई इंटू कर रहा है और आई वन प्लस I2 बाहर जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, I2 I, इसमें क्या आ रहा है I1 और I, तो मैं क्या करता हूं I2 को हटाता हूं यहां से, I2 को हटाकर ये स्पष्ट में से हटा दें, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें I आ रहा है, यहाँ I2 को फर्स्ट में, I की वैल्यू, I का मान ये बना दिया, I का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरणों को कैसे भी सॉल्व करो, आपकी इच्छा, कोई सा भी मेथड अपनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10I1 प्लस 2 और I की जगह क्या लिखूंगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 5, या ये बन जाएगा 10I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 5, या 10 और 12I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 5, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कंपैरिजन करो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का, I1 I2 यहां पर आ रहा है I2 नेगेटिव का और यहां पर I2 पॉजिटिव है, यहां पर 2 है और यहां पर है नहीं, तो हम क्या करें, इस समीकरण 2 को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दें। तो क्या लिखा हूं, सीधा लिखो, जोड़ने पर 2 लिखेंगे तो माइनस का 2 I2 प्लस का 20 I1 इक्वल्स टू माइनस का 4, क्या लिखा है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 4 में जोड़ना, करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक, ये किया आप कर लेंगे तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 32 I1 और ये हो जाएगा 1 आया, या I1 इक्वल्स टू कितना आया, I1 इक्वल्स टू कितना आया 1/32 एम्पियर, I1 इक्वल्स टू 1/32 एम्पियर। अब I1 की वैल्यू आ गई तो आप I1 की वैल्यू इसमें रख दो, तो हमारे पास I आ जाएगा, I1 की वैल्यू यहां पर रखने तो हमारे पास ये आएगा, यानी I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, I1 का मान समीकरण 1 में रखने, और आप चेक कर लेना, 10 इंटू I1 का मान, I1 का मान 1/32 प्लस 2I इक्वल्स टू 5, या इसको सोल्व करना है, या 2I इक्वल्स टू 5 माइनस 10/32, ये बन जाएगा 10 और 16 माइनस 10/32, तो ये बन रहा है 150/32 इसकी 2I की, तो I की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ I इक्वल्स टू कितना आएगा 150 उसे डिवाइड करेंगे 64 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू 150/64 एम्पियर। I1 कितना आया है, I कितना है, तो I2 निकाल लेंगे, I2 हमारे पास किससे निकलेगा, इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि I आ गया, I1 आ गया, तो I2 हमारे पास आसानी से आ सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास
इस प्रकार का आएगा, दो लूप आएंगे तो दो इक्वेशन बनाएंगे, उसमें एक संधि बनेगी, एक संधि का इक्वेशन आएगा, तीनों को आपस में सोल्व करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने काफी दो क्वेश्चन किए हैं किरचॉफ के वोल्ट का नियम, जिसमें संधि नियम इसके अंदर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो आप डाउट हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन करते समय या लिखते समय मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको चेक करते रहिए, आप उसको चेक करते हैं। ऐसा है कि आप एज इट इज कॉपी करें, एज इट इज कॉपी ना करें, गलती हो सकती है, आप उस चीज को सही कर सकते हैं क्योंकि आप सही तरीके से देख रहे हो। ओके, आपकी बुक का एग्जाम को देख रहा हूँ 6.3 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 6.3 एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, इस प्रकार का एक घनाभ बनाया गया है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्रकार से बनाया गया है, और ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। रेजिस्टेंस है प्रत्येक शाखा में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्रत्येक शाखा में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बना रहा हूँ ये, ठीक। इसके अंदर और इसका ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, ये सिरा सी है, ये सिरा डी है, ये सिरा ई है, यहाँ पर एच दे रखा है, ये एच है, ये जी दे रखा है, ये जी है, ये एफ है। ओके, और कोई ये सब हो गया। इसमें दिया हुआ है कि 10 वोल्ट नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, एक घने जाल जो दिया हुआ है कि विकिरण समूह के कोनों से जुड़े, विकिरण, तो विकिरण इसका ये बैटरी यहां जुड़ी है, प्लस है और ये माइनस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, इसका विद्युत वाहक वाली 10 वोल्ट, ठीक। ये बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, विकिरण यानी ये सिरा इसका है और विकिरण वो दूसरा। अगर आप रूम की बात करें, रूम को देखो तो रूम के अंदर एक पॉइंट इधर से आएगा और दूसरा पॉइंट उधर से जाएगा, तो विकिरण वो है। तो ये वाला सिरा से विकिरण यहाँ से निकलेगा, तो इसका विकिरण है। तो विकिरण के सिरों पर जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की बैटरी। परिपथ जाल में एक ओम के 12 प्रतिरोधक है, ये 12 शाखाएं हैं, तो इसमें 12 प्रतिरोधक, प्रत्येक का मान कितना, 1 ओम है, प्रत्येक का मान कितना है, 1 ओम। ये आर है, स्मॉल आर बराबर मान लेते हैं, ये कितना है, 1 ओम, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान 1 ओम है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घर के प्रत्येक कोने का विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या याद करना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है वो आपको याद करना है।
और इसमें धारा कितनी बह रही है वो धारा आपको ज्ञात करनी है कि इसके प्रत्येक शाखा में धारा का मान कितना हो हमें ज्ञात करना है। यानी कि जो हमें ज्ञात करना है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा और प्रत्येक शाखा में धारा, प्रत्येक शाखा में धारा, प्रत्येक शाखा में धारा, ये चीज हमें इसमें याद करनी है। तो ध्यान दीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां से गया निकला यहां जाएगा, जैसे करंट यहां जाएगा क्योंकि यहां पर संधि बनी हुई 3 टर्मिनल है, 3 शाखाएं निकली हुई है, तो ये धारा 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी। अब ध्यान दें क्योंकि ये घन है, घन की प्रत्येक शाखा समान है, प्रत्येक में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसलिए इन सब में समान धारा बहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान क्या होगा समान है, क्योंकि शाखा एक जैसी है, प्रतिरोध सब में एक जैसे लगे हुए हैं। तो जैसे ये धारा यहाँ पर पहुंचने 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 भागों में डिवाइड हो गई, इसलिए मैं जो धारा इसको मैं 3i ले लेता हूँ। समझ में आ गया, ताकि इजी रहे। आई भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आप आई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए क्योंकि 3 शाखाएं हैं, 3 में बराबर डिवाइड हो गई, तो जैसे यहाँ पर पहुंचेगी इसके अंदर आई जाएगी, इसके अंदर भी आई जाएगी और इसके अंदर भी आई जाएगी। क्लियर हो गया। अब जैसे ये आई जा रही है, इस आई को फिर यहाँ पर 2 पॉइंट और मिल रहे हैं, यानी 2 रास्ते और मिल रहे हैं और दोनों में शाखा का मान इक्विवेलेंट है। यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है लेकिन इक्वल है, ठीक है। इसको मान लेना, इसका आधा हो जाएगा तो आई अपॉन, इसके अंदर आई अपॉन और इसके अंदर कितनी आ जाएगी आई अपॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आई इसको फिर यहाँ पर तो इसके अंदर भी कितनी आएगी आई अपॉन, ये आई था यहां गया आई अपॉन, ये इसमें से जाएगा तो इधर भी आई अपॉन, ये आई था जैसे आई यहां पर पहुंचेगा उसको फिर 2 शाखाएं मिल रही है, एक ये आई अपॉन 2, एक ये आई अपॉन, फिर यहां से देखिए इधर से आई अपॉन 2 आ रहा है, ये आई अपॉन 2 आ रहा है, इधर से आई अपॉन 2, इसमें क्या जाएगा आई जाएगा, फिर आई आ गया। ध्यान दीजिए इधर से आई बाई 2 आ रहा है और इधर से आई बाई 2, ये आई बाई 2 मिलकर इसमें क्या जाएगा ये आई जाएगा, इसमें आई, इधर भी इधर से आई बाई 2 आ रहा है, इधर से आई बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा आई, क्या निकलेगा 3i। समझ में आया, इस जाल में धारा का मान समझ में आया। यहां से हमने 3i धारा ली, ये 3i धारा जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचती है, संधि ए पर पहुंच रही है, 3 बराबर शाखाएं हैं तो 3 बराबर शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, इसमें आई, इसमें आई और इसमें आई। ये आई धारा जैसे यहां पर पहुंच रही है उसको फिर 2 बराबर शाखाएं मिल रही है तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी, आई बाई 2 और आई बाई 2। ये आई की इसको जैसे यहां पर पहुंचेगी उसको फिर 2 शाखा मिल रही है, आई बाई 2 और आई बाई 2, ये इधर से आई बाई 2 इधर से आई बाई 2 क्या मिलकर आई मिलकर, ऐसे यहां पर सब में आई धारा यहां पहुंच के 3i हो जाएगी, कंप्लीट हुआ। तो ये इसका डिजाइन हो गया। अब हम इसमें बंद लूप बनाएंगे, इसमें हम क्या बना रहे हैं बंद लूप। देखिए कौन सा ये इंपॉर्टेंट है, बंद लूप आप कैसा भी ले, ध्यान रखना बंद लूप आप कैसा भी ले जिसके अंदर बैटरी जरूर आनी चाहिए, बंद लूप के अंदर बैटरी जरूर आनी चाहिए। सपोज मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए से जा रहा हूं किसी तरफ इधर, ये मेरा लूप है, ए से गया बी की तरफ, बी से गया सी की तरफ, सी से गया एच की तरफ और एच से इधर होता हुआ ये ई होता हुआ ए पर पहुंच गया, इसको यहां यानी ये इसको ऐसा नहीं करते, ये ऐसा, ठीक है। लूप देखिए कौन सा ए से चला, लूप ए से किधर जा रहा हूं बी की तरफ, कैसा भी बनाने की आपकी इच्छा, मैं सबसे सिंपलेस्ट ले रहा हूं, ए से बी से सी, बाहर की तरफ, बी से सी से एच, सी से एच और एच से ई, इधर आ रहा हूं, एच से इधर आ रहा हूं,
H से E और E से A, E से A, ये आपका बंद लूप बन गया। कहां से ध्यान देना, A से B गया, B से C गया, C से H गया, H से इधर होता हुआ E, E होता हुआ वापस A, E होता हुआ वापस A, तो बंद लूप बन गया। इसमें किरचॉफ का नियम अप्लाई कीजिए। जैसे मैं A से चलूंगा करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आई आर का गुणनफल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस आई आर, ठीक है, इसमें आई है। फिर बी से सी जा रहा हूं, धारा की दिशा में जा रहा हूं, आई आर का गुणनफल नेगेटिव, लेकिन यहां पर आई बाई 2 है, देखिए माइनस आई बाई 2 इंटू आर, ठीक है। सी से एच में धारा की दिशा में तो गुणनफल नेगेटिव, लेकिन यहां आई है तो आई आर, माइनस आई आर। फिर इधर आ गया, इसमें कोई नहीं, यहां पर बैटरी है, बैटरी का अंतिम टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, विद्युत वाहक पॉजिटिव, तो प्लस ई इक्वल्स टू 0 बन गया। क्लियर होगा, ये इक्वेशन समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट है। या देखिए आई आर माइनस 2 आई है, तो माइनस आई अपॉन 2 इंटू आर माइनस 2 आई आर इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन ई विद्युत वाहक, या ये 1/2 ये 2 कितना हो जाएगा, 2 to 4 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, माइनस 5/2 आई इंटू आर इक्वल्स टू माइनस ई, या माइनस से माइनस कट जाएगा, ई इक्वल्स टू 5/2 आई आर। इसी का एक इक्वेशन इसको देखो, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से 3I धारा बह रही है, और इस सर्किट का नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैपिटल आर माने, कैपिटल आर माने क्या है, यदि तुल्य प्रतिरोध, यदि तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब अगर इसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है तो साइड में कहां बनानी जरूरत है, इसका ऐसा बना सकता हूं, ठीक है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से 3I धारा बह रही है, और ये रेजिस्टेंस क्या, आर इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, इसका इक्विवेलेंट, ये पूरा नेटवर्क था, उसकी जगह प्रतिरोध कितना लिख दिया, आर इक्विवेलेंट लिख दिया, 3I इसके धारा का ये बैटरी है, तो इसके लिए ओम का नियम अप्लाई करें तो क्या आएगा है, तो ये चित्र फर्स्ट था, है तो चित्र सेकंड से, और चित्र सेकंड से हम क्या लिखेंगे, ओम का नियम V इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह E इक्वल्स टू आई की जगह 3I, I की जगह 3I इंटू आर, तो आर इक्विवेलेंट इंटू आर है, परंतु E बराबर है क्या, 10 वोल्ट, E इक्वल्स टू 10 वोल्ट, इसलिए 10 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3I, तो ये 10 हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं यहां समीकरण 1 से, E बराबर 10, तो एक चीज ये आ गई, इसको एक बार इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से E बराबर 10 वोल्ट, E बराबर 10 वोल्ट, और R बराबर 1 ओम, R बराबर 1 ओम, 1 ओम, अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर ले, E की जगह 10 यूज करें, R की जगह 1 ओम करें, तो I की वैल्यू आ जाएगी, इसमें I की वैल्यू आ जाएगी, यहां देखिए हमारे पास क्या आएगी, इसको लिखें 10 इक्वल्स टू 5/2 I इंटू 1, या I कितना आएगा, तो
ये कहीं गड़बड़ कर दिया, कहीं अपना गलत तो नहीं हुआ, कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं। E इक्वल्स टू 3 I इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ठीक है, वही यहाँ पे दोनों एक इक्वेशन है, ये दोनों एक इक्वेशन है, क्योंकि ये भी एक को रिप्रेजेंट करा, ये भी एक को रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पर ओके। हाँ, तो हमने इसको बाद में करेंगे। दोनों से समीकरण 1 व 2 से दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से तो क्या है, E की जगह में क्या रखूंगा, 3I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/2 I into R। अब देखिए I से I कट गया, I से I कट गया, या R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/3 नीचे जाएगा, 5/6 स्मॉल r, परंतु स्मॉल r बराबर 1 ओम, स्मॉल r बराबर क्या है, 1 ओम, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/6 ओम। तो ये इसका तुल्य प्रतिरोध है, इसका इस जाल का ये जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध, इस नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध, इस नेटवर्क का जो तुल्य प्रतिरोध आया हमारा हो गया है 5/6 ओम। और प्रत्येक शाखा में धारा की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, I की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गया। देखिए समीकरण है, तथा समीकरण 2 से निकाले, वो यहां से करा इसके बाद ना, समीकरण 2 से I बराबर क्या है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान निकाल सकते हैं, तो I बराबर क्या आएगा, E/3 R इक्विवेलेंट, E/3 R इक्विवेलेंट, E की वैल्यू 10/3 R इक्विवेलेंट की वैल्यू 5/6 ऊपर चला जाएगा, तो 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो I बराबर 4 ओम, नहीं 4 एम्पीयर, I बराबर 4 एम्पीयर, या I बराबर 4 एम्पीयर, तो I का मान कितना आएगा, 4 एम्पीयर। तो 4 का मतलब 4 into 3 12 एम्पीयर की धारा इसमें बह रही है, I का मान 4 है, 4 into 3 12 एम्पीयर की धारा बह रही है। वो यहाँ जाकर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 4 का यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इस प्रकार से 2 एम्पीयर की धारा इस शाखा में, कुछ में 4 एम्पीयर की धारा बहेगी और कुछ में 2 एम्पीयर की धारा बहेगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो करंट 4 एम्पीयर रहेगी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा 5/6 ओम। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हमने सोल्व किया है और एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सब इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने किरचॉफ के जो 2 नियम थे, दोनों नियम को आज जितने भी न्यूमेरिकल किए, न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने उनको समझा है, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर हमारे माइंड में सेटअप हुआ है कि किस प्रकार से हम इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन से हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। कल से हम नया जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हमारा नया टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम व्हीटस्टोन सेतु क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आगे की थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और इन न्यूमेरिकल्स को खुद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ सके और आप फिजिक्स को बड़े इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ सके। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक
पहुंच पाएंगे और हमें प्रेरणा मिलेगी, हम मोटिवेट होंगे कि हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।